नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ बबीता। तो सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, जिसमें आरोपी आफ्ताब को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इसके बाद बात सीतापुर की होगी, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद सर, एक पैर और एक हाथ काटकर शव को खेत में फेंक दिया। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की खबर भी आपको बताएंगे, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लोगो और पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके बाद आपको सत्येंद्र जैन के मसाज वाले वीडियो से जुड़े नए खुलासे के बारे में भी बताने वाले हैं, जिससे दिल्ली में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया। और आखिर में बात होगी झारखंड की, जहां के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट से प्रदेश भर में सियासी भूचाल सा आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की। तो देश की राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में लगातार हो रहे नए खुलासे से लोगों में सनसनी फैल गई है। तो इस हैरत अंगेज हत्याकांड में पुलिस ने आफ्ताब की कस्टडी को बढ़ाने की मांग दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट से की है, जिसके बाद कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब आने वाले 4 दिनों तक आफ्ताब पुलिस रिमांड में ही रहने वाला है। तो आपको ये भी बता दें कि ये सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जब से आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर 35 टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगाने की बात कबूल की है, तब से ही इस केस को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। तो इस केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही है, लेकिन अभी तक मामले को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। तो इसी सिलसिले में कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को पूछताछ के लिए 4 और दिन मिल गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साकेत कोर्ट ने आफ्ताब की रिमांड को बढ़ा दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं नितिन। नितिन, क्योंकि पहले भी कोर्ट में जब पहले भी रिमांड मिली थी और अब 4 दिन की और रिमांड मिल चुकी है पुलिस को, तो कितना अहम ये 4 दिन होने वाले हैं, कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है पुलिस वालों के लिए होने वाला है? ये देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से आफ्ताब की जो रिमांड थी कोर्ट द्वारा, पहले 5 दिन की रिमांड थी, तो अब जो है जब उसको जो है 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खुद इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आज साकेत कोर्ट से जो इसकी बेल है वो 4 दिन के लिए और ले ली गई। क्योंकि आफ्ताब की जो आफ्ताब ने जो मर्डर किया था, वो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब के जो अभी तक कोई सबूत जो है नहीं मिले हैं, तो उसको देखते हुए आज कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट से जो है 4 दिन की जो रिमांड है, पुलिस रिमांड और मांगी गई, और साथ ही जो अब तक आफ्ताब के जो पूरे कोई भी सबूत जो है आफ्ताब के पास से नहीं मिले। आफ्ताब ने अलग अलग जगहों पे जो है श्रद्धा मर्डर केस को देखते हुए तो उसने अलग अलग जगह पे उसके बॉडी के जो पार्ट्स है वो वहाँ पर फेंके थे काट के, लेकिन उसके बाद में जो हथियार है वो अब तक बरामद नहीं हुआ। तो उसको देखते हुए अब पुलिस जो है 4 दिन की रिमांड और मांग रही है, क्योंकि आफ्ताब से पूरी तरीके से छानबीन करने में लगी है, उससे पूछताछ करने में लगी है, लेकिन अभी तक आफ्ताब बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि नितिन आज सुनवाई भी हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है आफ्ताब और पुलिस जुड़े हैं, कोर्ट में उसे पेश किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी जब सुनवाई होनी थी इस केस में, तभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था, क्योंकि वकील जो है वहां के और लोग जो है वहां के काफी ज्यादा विरोध कर रहे थे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई हुई है। तो क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ? आफ्ताब की ओर से क्या कुछ कहा गया, उसके वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज साकेत कोर्ट में जो सुनवाई थी यहाँ पर की थी, लेकिन उसके बाद ही आफ्ताब के कुछ वकील, जो वहाँ के वकील हैं, कुछ आसपास के जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, जो लोगों में काफ़ी विरोध है। क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा के, तो उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी हलचल मची हुई है, लोगों में काफ़ी जो है गुस्सा फूटा हुआ है, यहाँ के वकीलों का भी गुस्सा फूटा हुआ। लोगों का यही कहना है, वकीलों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से आफ्ताब ने जो है श्रद्धा का मर्डर किया है, 35 टुकड़े की जो उसकी लाश थी अलग अलग ठिकानों पर फेंकी गई थी, तो उसमें पूरी तरीके से पूछताछ की गई है। तो उसमें 4 दिन की जो रिमांड है दिल्ली पुलिस ने मांगी। दिल्ली पुलिस ने की जो है औला अधिकारी हैं, उन्होंने जो है आपातकालीन जो बैठक है यहाँ पर बुलाई थी, उसी को देखते हुए सभी से यही कहा था कि जिस तरीके से अलग अलग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो बॉडीज़ मिली हैं, जो पार्ट्स मिले हैं, उनसे जो पूछताछ की जा रही है अब तक कौन कौन से थाने के अंदर जो ऐसी ऐसी बॉडियों की जो मिली है उसकी संज्ञान जो की जा रही है। पुलिस ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। यहाँ के कमिश्नर, दिल्ली के कमिश्नर ने भी तमाम अधिकारियों को, जो थाना अध्यक्ष है, उनको दिशा निर्देश देते हुए
यही कहा था कि अब से अब तक जो 35 टुकड़े यहाँ पर फेंके गए थे, अलग अलग थाना क्षेत्र की जो बॉडियाँ हैं मिली हैं, उन बॉडियों को जो पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है कि अब से अब तक जो श्रद्धा की जो कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं नितिन वो तो हो ही रहा है, क्योंकि केस भी चल रहा है, जांच भी चल रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुनवाई के दौरान आफताब ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ सफाई उसने पेश की है? देखिए बिल्कुल आफ्ताब ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है श्रद्धा मर्डर केस को देखते हो तो उन्होंने जो कबूल है वो अपना कर लिया कि अब जो श्रद्धा की जो मर्डर हुआ था वो मैंने ही किया था, पर उसके जो हथियार है उसको लेकिन अभी पुलिस को उसने मर्डर पे कबूल किया है कि मर्डर मैंने ही किया है। लेकिन उसके बाद में भी आफ्ताब से काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी, दिल्ली पुलिस के द्वारा भी पूछी गई थी। कोर्ट में वकील जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उनसे बात कर रहे थे आफ्ताब से, तो उनसे वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन आफ्ताब ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि भैया जो श्रद्धा की जो मर्डर किया है वो उन्होंने ही किया। लेकिन उसके बाद में जो वहाँ के जो लोग हैं उसको जो सीबीआई को जो सीबीआई कोर्ट है उसको जो सीबीआई को देने की बात भी कही जा रही है कि सीबीआई को इस मामले की जांच दी जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करे, और साथ ही जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब को जो है तो फांसी हो, फांसी नहीं तो इसको जो पूरी तरीके से जिस तरीके से इसने श्रद्धा की हत्या की है उसमें जो 35 टुकड़े में जो है कि जो श्रद्धा की जो बॉडी है उसको जो काटा गया, उसका जो हथियार है पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और हथियार की जो है बातचीत भी आफ्ताब से की है कि आखिरकार वो कौन सा हथियार है, उस हथियार का नाम बताया जाए। लेकिन आफ्ताब बिल्कुल छानबीन भी चल रही है और कई एंगल्स भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। वहीं पर अब पुलिस भी फूक फूक कर अपने कदम रख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती है इन सब चीजों में। खैर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो वही सीतापुर में पुलिस ने एक दिल दहला देने वाली हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल रामपुर कला थाना क्षेत्र में 8 नवंबर को पुलिस को एक खेत में महिला की लाश मिली, जिसका सर, एक पैर और एक हाथ गायब था। तो हत्या की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पूछताछ के लिए महिला के पति को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने सारे राज उगल दिए। तो आरोपी ने बताया कि मृतका नशीले दवाओं की आदी हो गई थी। नशे के हालत में वो दूसरे लोगों के घरों पर भी रात में रुक जाती थी, जिसको लेकर लगातार दोनों में लड़ाइयां भी हो रही थी, जिससे परेशान उसने महिला की हत्या कर दी। महिला को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त उसका पति है और उसका एक साथी है, जिसकी लड़की के यहाँ पे ये महिला जाकर के रुकी थी। और इसमें जब इन लोगों से पूछताछ की तो पति द्वारा ये बताया कि लगभग पिछले 8 से 10 सालों से इसकी जो पत्नी है कुछ दवाइयों की आदी हो गई थी, जो दवाइयाँ किसी डॉक्टर द्वारा उसको प्रिस्क्राइब नहीं की थी, परंतु वो उसको खा करके उसको एक तरीके से नशे के उसमें जाती थी और उसके लिए आदी हुई थी। और उसी के क्रम में वो कई बार घर छोड़ के निकल जाती थी कई लोगों के साथ में। जब उनके तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव। मोहित, क्योंकि कई खुलासे हो चुके हैं और जहां पर एक खुलासा यह भी हुआ है कि पति ही हत्यारा निकला है, तो वहीं एक बात यह भी आ रही है कि महिला नशे की आदी हो गई थी। जिस तरह से हमने पुलिस को सुना, पुलिस कह रहे थे कुछ दवाइयों का वो सेवन करती थी, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरह की वो दवाइयां खा रही थी? जी 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 बेटा, मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि इस महिला के पहले कभी सर में दर्द हुआ करता था, जिसको लेकर इसके पति ने ही इसको जो है लखनऊ में एक डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने उनको जो है कुछ नींद की जो है गोलियां लिख दी थी और कुछ दवाइयां ऐसी लिख दी थी जिससे इनको दवा खाने के बाद आराम से नींद आ जाती थी और ये सो जाती थी, जिससे इनके जो सर दर्द की समस्या थी वो दूर हो जाती थी। जी जी, तो इसको लेकर और क्या क्या खुलासे हो पाए हैं अभी तक? इसमें पुलिस ने जो जब 18 नवंबर को ये पुलिस जब शव मिला तो वो मौके पे पुलिस पहुंची, स्वयं खुद सीतापुर के जो पुलिस अधीक्षक है घुले सुशील चंद्रवान, वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है अपनी टीम से कहा कि जो है इस घटना को खोल पाना इतना आसान नहीं है और उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपनी पुलिस टीम और स्वाट टीम और रामपुर कला थाना क्षेत्र की पूरी टीम को जो है खुलासे के लिए लगाया, जिसमें जब इन्होंने जो है उसका एक स्केच बनवाया लोगों से पूछताछ करके, तो ज्योति और नेहा नाम की 2 महिलाओं पर जो है मामला आके रुका और इन्हीं नामों को लेकर क्षेत्र में खोजबीन शुरू की गई। तो जब जो ज्योति नाम की महिला थी, जब उसके पति को गिरफ्तार किया, जब पुलिस ने उस पर दबाव बनाया, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ ये मेरी पत्नी है और ये जो है नशे की गोलियां खाती थी, इसको लेकर हमारी उनकी अनबन चल रही थी और वो जब वो उसको दवा दे देता था वो उसी के घर पर रुक जाती थी। तो जब इसको जानकारी मिली कि
ये मेरी पत्नी ये फला व्यक्ति के घर पे, तो यहाँ से ये और इनके दो दोस्त जो है तो उसके घर से ले आते हैं और रास्ते में उसकी साड़ी से ही उसका जो है गला घोट देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद शव की शिनाख्त ना हो सके इसलिए उसके जो है बांके से उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसके पैर और जो इसका सर था उसको गायब कर देते हैं। जी जी, क्योंकि एक सर, एक पैर और एक हाथ की बात की जा रही थी जो गायब था, तो क्या पूरे अंगों को बरामद कर लिया गया है और अब आगे की क्या कार्रवाई होने वाली, पुलिस आगे क्या कार्रवाई करने वाली है अब? जी पुलिस ने महिला के पति को और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और एक दोस्त उसका फरार चल रहा है और पुलिस ने जो है मामला पंजीकृत जो है आज खुलासा करके पंजीकृत और जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। तो जिन नशीली दवाओं की वो आदी हो गई थी, कब से वो उस दवाओं का सेवन कर रही थी, इसको लेकर क्या कुछ खुलासा हो पाया है? पूछताछ में उसने पुलिस को बताया पिछले दो तीन सालों से वो जो है वो इन तरीके की दवाओं का सेवन कर रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही महिला का जो पुलिस ने अब एक खुलासा कर दिया है, जिस तरह से सनसनीखेज ये खुलासा किया गया है, बताया गया है पति ही हत्यारा निकला अपनी पत्नी का, और कहा यह जा रहा है क्योंकि पति ने कबूलनामा तो किया है, साथ ही ये भी बताया कि उसकी पत्नी जो है नशे की आदी हो गई थी, इसके बाद जो है उसने ये कदम उठाया क्योंकि वो बाकियों के घरों में जाया करती। तो इस तरह का कबूलनामा पति द्वारा किया गया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में 71,056 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर अंदर भर दिया जाए। उधर देश की राजधानी दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो भी जारी कर दिया है, जिसके साथ ही निवेशकों को विशेष सुविधा दिलाने वाले पोर्टल की भी अब शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। रोजगार मेले का शुभारंभ पीएम मोदी ने अब कर दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियम हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो प्रियम, रोजगार मेले का आज शुभारंभ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर की बात हो या फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का अभी जब हमने 2022 का विधानसभा का चुनाव देखा या फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव देखा हो, इन दोनों में ही बेरोजगारी और उसमें रोजगार को देना उसको काफ़ी अहम तरीके से उठाया गया था और उसी के लिए कह सकते हैं दोनों ही सरकारें जो हैं वो इस समय काम कर रही हैं। एक तरफ जहां आज देखें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और 71,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र बांटा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर करने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो कर्टन रेजर सेरेमनी थी उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके जरिए भी यही लक्ष्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, वो यहाँ पे निवेश बढ़े। जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो बेरोजगारी है वो कम होगी। यानी कि सरकार ने जिस तरीके से जो बातें करी, जो वादे किए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना है, तो उसके लिए केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी तरफ से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों का लक्ष्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएँ। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो रोजगार मेले में 71,000 से अधिक जो छात्र हैं, जो जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, अभ्यर्थियों ने, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया है। योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर समिट की एक बार फिर तैयारी कर रहे हैं। जब पहली बार वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी यूपी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और अब एक बार फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें भी लक्ष्य रखा जाएगा कि पूरी दुनिया से निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, यहाँ के माहौल से उनको रूबरू करवाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश बढ़े। और जब निवेश बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेरोजगारी कम होगी और उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रियम, क्योंकि पिछले अक्टूबर में भी 22 अक्टूबर को ये रोजगार उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे। उसके बाद आज फिर से रोजगार मेले में अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए। ये जानना चाहेंगे किन किन विभागों के जो है अपॉइंटमेंट लेटर आज बांटे गए हैं, किन किन विभागों में नौकरी मिलेगी?
देखिए, जो अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए हैं उसमें नौकरियां मिल चुकी हैं और आज आधिकारिक रूप से उनको नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। जितने भी अलग अलग जो विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद थे, रेलवे है या फिर अन्य जो विभाग हैं उनमें जो है आज ये नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किए गए हैं। उनके अलग अलग पदों पर भर्तियां निकली थी। जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं को पास किया है उनको आज ये नियुक्ति पत्र दिया गया है। जी, क्योंकि पीएम एक तरह से ये देखा जाए, एक तरह से वादा पूरा किया जा रहा है जनता से, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये वादा किया था कि 10 लाख नौकरी का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है, जिसके तहत ये कदम बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्षियों को देखा जाए, लगातार इस मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब जो है, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात कर ली जाए राहुल गांधी की, तो उसमें 3 अहम मुद्दे हैं, जिसमें एक बेरोजगारी भी है। तो क्या कहा जाए, काफी बड़ी चोट दी गई है। देखिए, चोट चूंकि अभी ये जो 70,000 की जो संख्या है, ये इतनी बड़ी संख्या बहुत बड़ा लेवल पर करने का जरूर लक्ष्य है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़े स्तर पर है और एक बहुत बड़ी समस्या देश के लिए लगातार बनी हुई है, कई सालों से बनी है और हर बार वो चुनावी मुद्दा भी रहता है। और इसीलिए चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, वो दोनों ही इस मुद्दे को जो है वो भुनाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो भारत जोड़ो जो यात्रा शुरू करी गई है उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी जब से विपक्ष में तब से तेजी से उठा रही है। और जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर के साथ में उठाया करती थी। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है देश के लिए, कि जब रोजगार के अवसर के लिए जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, जो नौजवान हैं, उनको बाहर की ओर जाना पड़ता है, जो प्रदेश अपना छोड़ना पड़ता है, कुछ लोग को देश छोड़कर जाते हैं बेहतर रोजगार के अवसर के लिए, तो उसकी बड़ी संख्या में कमी है। और कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की जो बातें कही गई थी तो उस वक्त सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि दूरी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा है, जो बेरोजगारों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, रोजगारों की बहुत कमी है। लेकिन सरकार जरूर अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। और कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को विपक्ष भी उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वादे किए गए थे 2014 के वादों को लेकर बात हो, जब 1 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही गई थी, या फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात हो, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बात हो, विधानसभा चुनाव को लेकर बात भी, और एक एक करके पहल भी की जा रही है और सारे वादों को पूरा करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज देने के मामले में एक नया खुलासा हो गया है। तो बीजेपी ने यह दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है। तो ये बड़ा खुलासा किया गया है बीजेपी की ओर से। तो तिहाड़ जेल के आधिकारिक सूत्रों की माने तो जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला कैदी रिंकू है, वो एक दुष्कर्म के मामले का आरोपी है, जिस पर पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 का आरोप भी लगा है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो, ये कहना है बीजेपी की ओर से। तो वही बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्येंद्र जैन को मसाज और चंपी देने वाला शख्स असल में रेपिस्ट था। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है। तो आपने इसका बचाव किया है। उन्होंने सही मायने में तिहाड़ को थाईलैंड में बदल दिया है। तो सत्येंद्र जैन को अब बर्खास्त करो और भ्रष्टाचार चिकित्सा का बचाव करना बंद करे। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, एक के बाद एक खुलासा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं आप नेता सत्येंद्र जैन पर, तो वहीं अब आपकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पर? ये देखिए बबीता, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे एक से एक आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक वीडियो जो तिहाड़ जेल की थी, तो कल एक वीडियो जो है 80 लाख रुपए को टिकट लेने को भी यहाँ पर वायरल की गई थी। लेकिन जो तिहाड़ जेल की वीडियो वो इसने जो है सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है 6 महीने से जेल के अंदर है, तो जो वहाँ पर मसाज करा रहे हैं, बल्कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से इस पर मसाज यहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर करा रहे हैं सत्येंद्र जैन, तो वो आरोपी जो है पहले से ही आरोपी था। उसके बाद साथ ही उसमें जो है पूरी तरीके से रेपिस्ट का आरोपी, और रेपिस्ट का आरोपी से जो है वो मसाज कराया जा रहा है, जहां उनको जो है वो बताया गया कि वो जो उनको जो है थेरेपी देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसमें पता चला जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि आरोप लगाते हुए कहा है कि उसमें जो रेपिस्ट है आरोपी पहले उसने नाबालिग के साथ जो रेप किया था, रेप की घटना को अंजाम दिया था, तो वो आरोपी वही है जो सत्येंद्र जैन का जो है यहाँ पर मसाज कर रहा है। जी नितिन, क्योंकि पहले भी जब आरोप लगाए गए थे तो आपकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, अब कितना ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तो सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की बात चल रही है।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जो बर्खास्ती की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताएं कर रहे हैं, तमाम नेताएं कर रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो है तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते हुए नजर आ रहे थे। तो उसमें आज जब पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि वो रेपिस्ट का जो आरोपी है वो जेल के अंदर पहले से ही हवालात के अंदर बंद है, लेकिन उससे जो सत्येंद्र जैन जो मसाज ले रहे हैं, वहाँ पर जो करा रहे हैं, अपनी मसाज करा रहे हैं, तो उसमें साफ ये कहा गया है कि ये मसाज थेरेपिस्ट नहीं है, ये जो है मसाज जो दे रहा है ये एक आरोपी है, और ये रेपिस्ट आरोपी जिसने नाबालिग के साथ में जो है यहाँ पर रेप किया था, तो उसकी घटना को अंजाम देते हुए तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन उसमें साफ साफ यही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं, काफ़ी कल जो एक वीडियो और वायरल हो रही थी जिसमें जो 80 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि 80 लाख रुपए में जो टिकट है एमसीडी का वो दिया जाएगा, लेकिन उसमें साथ साथ जो है आप यहाँ पर दूसरी वीडियो भी यहाँ पर जो आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसमें फिर केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बताया गया कि आम आदमी पार्टी का कहना जैसे जैसे जी, क्योंकि नितिन जब पिछली बार बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया था और कहा था कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है सत्येंद्र जैन को, तो उस समय जो है ईडी ने ये वीडियो जो है कोर्ट में पेश किया था, कई लोगों पर गाज गिरी थी। तो अब क्या कहा जाए, क्योंकि इस तरह का वीडियो फिर से एक बार बीजेपी ने एक गंभीर आरोप लगा दिया है, तो क्या कहा जाए, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, कोर्ट क्या और ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है अब? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले 6 महीने से बनते सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है पहले से बनते, तो ये वीडियो जो है उस टाइम भी कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, उस पर काफ़ी लोगों पे गाज गिरी थी। जिस तरीके से वीडियो जब सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसको जो है वायरल किया था, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों पर जो है गाज गिरी थी। लेकिन अब मानना है कि इस तरीके की जो गाज अब दोबारा पहले कोर्ट ने जो है काफ़ी लोगों पर गिरी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उस टाइम पे जो है चुप्पी साधते हुए नजर आई थी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री सत्येंद्र जैन है वो अपनी यहाँ पर जो थेरेपी करा रहे हैं, और उनको जो काफ़ी कमर में दर्द रहता है, उनके हाथ पैरों को जो दर्द की बात की गई थी, उनको जो काफ़ी तबीयत खराब रहती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ये बताया था कि यहाँ पर थेरेपी करा रहे हैं। लेकिन आज बिल्कुल थेरेपी करा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो वीडियो सामने आया, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया है, उसमें आम आदमी पार्टी अपने नेता को कैसे बचाती है और कैसे बचाव करती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वही झारखंड में अवैध माइनिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। तो इसी बीच बीजेपी कोटे से गोडा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। तो निशिकांत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड में आंधी के साथ तूफान, और अब इस ट्वीट के राजनीतिक जगत में कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि निशिकांत के ट्वीट के बाद कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई या घटनाएं सामने आती है जिस पर चर्चाएं जारी रहती है। तो अब इस ट्वीट के बाद भी कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि राज्य में सीएम सोरेन पर ईडी का शिकंजा है, तो उनसे पूछताछ भी जारी रखी गई है। तो ऐसे में अब निशिकांत के इस ट्वीट ने कि क्या सियासी मायने हैं, इस पर कई तरह के अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए तो वहीं कई तरह के अब कयास भी लगाए जा रहे हैं और ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। 9 घंटे की अभी पूछताछ हुई थी सीएम हेमंत सोरेन से। अब उसके बाद जो है ये दोबारा से एक ट्वीट हुआ है निशिकांत की तरफ से और सरगर्मियां दोबारा से तेज हो गई, एक हलचल पैदा हो गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अपनी कार्रवाई भी जारी रखी हुई है। तो बीजेपी कोटे से गोडा सांसद निशिकांत दुबे के इस ट्वीट ने अब सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। तो राकेश, क्योंकि इससे पहले भी जब भी निशिकांत का कोई भी ट्वीट आता है एक सरगर्मियां तेज हो जाती है, तो अब जो ट्वीट किया गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तूफान भी आएगा, तो किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं इस ट्वीट के? देखिए व्यवस्था, निशिकांत दुबे का ट्वीट आने के साथ ही कहीं न कहीं इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अब किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार ईडी की टीम जो बातचीत कर रही थी और मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद कई सुराग ढूंढ रही है कि आखिर किस तरीके से इस इलाके में जो माइनिंग हुआ है उसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है, कुछ अधिकारियों के नाम सामने आते नजर आ रहे हैं, खनन पदाधिकारियों के नाम सामने आते नजर आ रहे हैं, और साथ साथ इस मामले को लेकर जिन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है उसकी तहकीकात ईडी की टीम लगातार कर रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कई बड़े नाम को लेकर ईडी की टीम पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश करेगी और बातचीत करेगी। लेकिन राजनीतिक हलकों की बात की जाए तो कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि निशिकांत दुबे जानबूझकर इस तरह के माहौल को क्रिएट करते हैं जिससे कि राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सके। और ऐसे में उन्हें कहा जा रहा है कि इस तरह के ट्वीट के बाद से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे कुछ बयानबाजी हो और कहीं न कहीं कोई उत्तेजना यानी कह सकते हैं सिर्फ एक तरह का डर पैदा किया जा रहा है, क्योंकि ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है, शिकंजा भी कसा हुआ, और दूसरी तरफ निशिकांत ने ट्वीट किया, यानी कि एक तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है।
देखिए कई चीजें हैं, खास करके डर के माहौल की बात नहीं है। राजनीति में बताया जाता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, कभी ट्वीट के माध्यम से, कुछ बयानबाजी के माध्यम से, और किस तरह से कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर संकेत दिए जाते हैं कि उनके कार्यकर्ता तमाम चीजों को सामने देखकर आगे अपनी का मनोबल बढ़ता रहे और कहीं न कहीं पार्टी अपनी काम को आगे बढ़ाती रही। और कहीं न कहीं निशिकांत के ट्वीट के बाद से इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि उनकी पहले भी ट्वीट इस तरह के आते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि निशिकांत का जब ट्वीट आता है तब तक कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है जिसको लेकर अंदेशा शायद पहले से नहीं दिखाई पड़ता है। ट्वीट आने के बाद लोग इस पर चर्चा करने लगते हैं। तो फिलहाल के ट्वीट का कोई मायने अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि आखिर आंधी और तूफान कैसे आने वाले हैं, किस तरफ से आने वाले हैं और किन पर आने वाले हैं जी, क्योंकि इसी बीच उन्होंने एक और चर्चित केस के बारे में उन्होंने एक और जिक्र किया अपने ट्वीट में। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किया, उसके बाद एक चर्चित केस के बारे में बात की है। कहा एक चर्चित केस जो है सीबीआई के हाथ जाने वाला है। किस चर्चित केस के बारे में वो बात कर रहे हैं? देखिए ये पुराना मामला है खास करके, और जिस तरीके से एक मॉडल का नाम आया था खास करके हेमंत सोरेन के साथ, और उसमें जिस तरीके की घटनाएं घटी हुई थी और कहा जा रहा था कि बलात्कार का मामला था और उसको लेकर केस दर्ज है मुंबई में, और उसके बाद से कई लोगों के नाम जब इसमें सामने आए थे उसके बाद से 164 का बयान कराया गया था, और उसके बाद से इस मामले की जांच चल ही रही थी और उसकी सुनवाई धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रही थी। और इसी के साथ साथ कुछ चीजें अब डेवलप के रूप में हुई है कि उस मामले को अब सीबीआई जांच करेगी। तो ऐसे में सीबीआई के पास अगर ये मामला जाता है तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जांच के दायरे बढ़ सकते हैं। तो इस मामले का भी हो सकता है जिक्र हो, जिस तरीके से आंधी और तूफान की चर्चा कर रहे हैं निशिकांत दुबे। तो एक मामला ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।